चलो आज से मैं ऑलरेडी पढ़ाने जा रहा हूँ सभी बच्चों को एंड इसमें ये सब टॉपिक करेंगे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सीलिंग फीचर्स, प्रियम्बल, पार्ट 1-2 कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, एमरजेंसी अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, इम्पोर्टेंट एक्ट्स, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो मेरा गोल है इसमें हम करेंगे क्या कि चीज़ों को याद करेंगे, लर्न करेंगे ताकि सभी को चीज़ें याद हो जाएं और तभी ही पेपर में आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। ये फैटमैन की बुक है, परमार सर की, उसको हम रिवाइज करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? वो एक सर्टेन आइडियल्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं किसी भी कंट्री का बेसिस, जो नेशन चाहता है कि कल को वो क्या बनेगा। ये कुछ रिजिड होता है, कुछ पार्शियली फ्लेक्सिबल होता है, ये अपने पे होता है आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप उसको अमेंड कर सकते हो, और रिजिड का मतलब क्या है, आप उसको अमेंड करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो हमारे वाला इनमें दोनों ही हैं, फ्लेक्सिबल भी और रिजिड भी है। कुछ पार्ट के लिए रिजिड है और कुछ के लिए फ्लेक्सिबल है। सो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो और पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी। सो कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब क्या है कि आप उसको कंट्री को गवर्न कैसे करोगे, रूल्स क्या हैं। तो ये है बेसिक आइडिया। बट इसमें ये नहीं है कि आप उस कंट्री का फॉर श्योर वो डेमोक्रेटिक ही होगी। वो रूल्स डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी है। यूएसए में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की आई थी प्रथा 1787 में, और उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए क्यों आई थी ये वाली कि इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए हुआ था 4 जुलाई 1776, सो 4/7/776, और 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया था इन्होंने। 11 सालों में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, और उसके पहले इन्होंने 4 साल 1776 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन था। बाकी और कुछ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, जैसे इसमें कम्युनिस्ट आती है, सोर्स और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एक्सेट्रा एग्जांपल। सो अगर आप जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल कर रहे हो, उनकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहे हो, तो उसको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहते हैं। ओलिगार्की होती है कि अ गवर्नमेंट ऑफ फ्यू, कुछ लोगों को ही गवर्नमेंट होती है उसमें। चाइना और रशिया इसमें आते हैं। मनार्की होती है जिसमें एक पर्सन ही, जैसे किंग होगा, वो रूल करता है, जैसे नॉर्थ कोरिया। और टोटलिटेरियन में होता है कि रेफर्स टू टोटल कंट्रोल ओवर लाइव्स ऑफ पीपल बाय हूएवर इज रूलिंग। सो टोटल कंट्रोल में टोटलिटेरियन से मानता है। ये इतना ज़रूरी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। और ओलिगार्की चाइना में इतनी प्रोमिनेंट अब तो नहीं दिखती, बट स्टिल है तो है ही। चाइना में भी प्रोमिनेंट क्या है कि आप वहाँ पे रिसोर्सेज को अमास नहीं कर सकते। जैसे एक बहुत बड़े लेवल या अगर आप बहुत बड़ी मछली बन जाओ तो वो आप काट देते हैं, ये तो दिखता है वहाँ पे। तो आगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ना तो एक असेंबली होनी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अमेरिका में 4 जुलाई 1776 पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था। दरवाज़ा मार दो चंगी तरह। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी ज़रूरी होती है। और उसी तरह से ही अगर 1998 में हम हमारे प्रोसेस को देखें तो क्या होता है उसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कैसे आती है, क्योंकि सीधी तो मिलेगी नहीं। हमारा जो रूल है, पहले ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, तो हमने उनसे मांगनी शुरू की अपना सेल्फ रूल मांगा उनसे, स्वराज मांगा हमने उनसे। तो वो बोले कि स्वराज नहीं देंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो ये सब हुआ। तो उन्होंने फिर जब डोमिनियन स्टेटस उन्होंने मानना शुरू कर दिया, पहले तो इसका भी नहीं मानते थे वो।
तो ये अगर मानना शुरू हुआ तो ये हमने बोला शुरू किया हम कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, अपना एक सेपरेट कंट्री चाहते हैं, पूर्ण स्वराज चाहते हैं। तो फिर अब जब बातें होती रहीं तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, फिर हम आपको उस हिसाब से कर देंगे आपका जो भी करना है। तो ये हमारी कुछ हिस्ट्री है उसको आगे देखिए। 1928 में एक अर्ली ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि नेहरू रिपोर्ट थी वो सबमिट की गई बाय ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन एट लखनऊ, जो कि मोतीलाल नेहरू ने चेयर की थी। इसमें अर्ली ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का। 34 में एम एन रॉय ने पहली बारी प्रपोज किया कि एक आइडिया होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए इंडिया की। फिर 35 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, फिर तो यही है कि आप 28 को याद कर लें, पहले रिपोर्ट आई, उसके बाद इसका आइडिया दिया, आइडिया के बाद 1 साल बाद उन्होंने मांगना शुरू कर दिया, डिमांड करना, ऑफिशियली डिमांड किया उन्होंने। तो ऑफ़र क्या हुआ ब्रिटेन की तरफ से? पहला था अगस्त ऑफ़र, ये भी रिजेक्ट कर दिया। क्रिप्स प्रपोजल था, ये भी रिजेक्ट कर दिया। वेबल प्लान था, ये भी रिजेक्ट कर दिया। फिर ये वाला मांग लिया उन्होंने कि अपना एडमिशन प्लान आया। इस वेबल प्लान में क्या था कि उन्होंने बोला कि हम डिवीज़न नहीं करेंगे, जो पंजाब इंडिया और पाकिस्तान है वो नहीं बनाएंगे, सिंपल बस आपकी कंट्री में कुछ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हैं उनको अलग कर देंगे, अलग इन द सेंस कि उनकी एक सेपरेट जगह होगी और उनको पार्ट ए बी और सी ऐसे में डिवाइड कर देंगे ताकि कल को, और हिंदी स्पीकिंग एरिया डिफरेंट हो गए और बाकी कुछ और थे प्रोविंसेस थे शायद, उन्होंने ऐसे डिवाइड कर दिया देश को। बट इनमें क्या हुआ कि जो हिंदू वाले थे उनको हो गया कि ऐसे तो डिवीज़न हो जाएगी पूरी कंट्री की, मुस्लिम को ऐसा हो गया कि हमें तो सेपरेट चाहिए था। तो ऐसे मिल तो रहा है कुछ ना कुछ, बट स्टिल उनको सेपरेट ही चाहिए था। तो फिर उनको लगा कि कल को हमें दिक्कत होगी, तो वो भी अपना बोलना शुरू कर दिया कि हम नहीं मानते ये चीज़। और हिंदू वाले भी जो थे उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया कि ये वाला हम नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें आप हमारी डिवीज़न कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो फिर इनका एक कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में, उसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स थे, पैट्रिक, लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर। ये नाम आप याद कर लीजिए, ये बंदे थे। इसका क्या हिंट होगा? LAS कैबिनेट, इसका हम याद कर लेंगे क्लॉ के साथ, CLA क्लॉ, पंजाब होता है ना क्लॉ। तो क्रिप्स कर लो याद, C, लॉरेंस कर लो याद, और W अपने आप से सोच लेना। तो कैबिनेट मिशन ने अपना पंजा मारा जोर से और उन्होंने बोला कि ये प्लान होगा। तो इस कैबिनेट प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया कांग्रेस के और मुस्लिम तरफ से, और एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई जिसमें करेंगे। इसमें क्या था कि ये डिवीज़न के बेसिस पे थी, देश को बांट देंगे, मुस्लिम हो गए वो पाकिस्तान बन जाएगा और उसके बाद इंडिया होगा वो अलग बन जाएगा। पहले रिजेक्शन क्यों हुई? पहले बार की रिजेक्शन क्यों हुई? कांग्रेस ने बोला कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पर ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस होता क्या है कि ये स्टेटस होता है जिसमें कुछ कंट्रीज जिनको अलाउ किया जाता है कि आप खुद गवर्न कर लिया अपने आप को, बट वो पार्ट रहेंगे ब्रिटिश एम्पायर का। तो डोमिनियन का मीन्स होता है कि जो कि मास्टर, और जिसका मास्टर और कोई और रूल कर रहा है उसको। और अभी ये टायरस विद डेस्टिनी एक फेमस स्पीच थी 14 अगस्त को दी गई थी बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नेहरू ने रेफ़र किया था गांधी जी को, एज द ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye। तो टायरेस्ट ऑफ डेस्टिनी नेहरू ने स्पीच दी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक दिन पहले। बहुत पॉपुलर स्पीच है और बहुत ही अच्छी स्पीच है कि हम आज रात को 12 बजे इस देश में अपना, कुछ ऐसे ही था, मतलब बहुत इंस्पायरिंग स्पीच थी वो। फिर आगे देखते हैं कैबिनेट प्लान मिशन प्लान में क्या हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान जब आ गया तो उसमें टोटल सीट्स थी 368। इसमें इलेक्टेड मेंबर्स थे 296 जिनको, जो ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे।
तो हुआ क्या कि अभी जो ब्रिटिशर्स थे वो सारे देश पे तो राज कर ही रहे थे, बट स्टिल कुछ पार्ट्स थे जो अभी भी कुछ प्रिंसली स्टेट्स के पास थे। मतलब वो वाले जो स्टेट्स थे वो अपना इंडिपेंडेंट किंगडम थे एक तरह से। तो जो बाकी कंट्री थे, उन जो ब्रिटिश के एक्चुअल पार्ट थे, उनके अंदर जो इलेक्टेड मेंबर्स थे ना, वही रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया को। सो 292 मेंबर्स केम फ्रॉम गवर्नर्स प्रोविंसेस। 11 प्रोविंसेस थी टोटल, 11 प्रोविंसेस थी, और उनमें 292 मेंबर्स उनमें से आए, और 4 मेंबर थे वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से आए। 4 प्रोविंसेस थी अलग से, उनमें से आए। सो नॉमिनेटेड मेंबर से 93 जो रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रिंसली स्टेट्स को। जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, उनमें से इलेक्शन नहीं हुई वहाँ पे, वो सिर्फ बंदों को दे डिडंट कंडक्ट इलेक्शन एंड रूलर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो उनको रूलर्स को था कि हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं करेंगे कि कोई लोग उनको पास करेंगे। वो सिंपली उन्होंने बोला कि हम अपने बंदे ये वाले भेज रहे हैं, इनको जो बताना है बता दो आप। तो सीट एलोकेशन बाद में कैसे हुई? सीट एलोकेशन हर ब्रिटिश प्रोविंस को एक सीट मिली। तो उनको डिवाइड कैसे किया गया कि उनके बीच में देखा गया कि वहाँ पे मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं और जनरल कितने हैं। तो 1 मिलियन लोगों में एक सीट अलॉट कर दी गई, 10 लाख में एक सीट। तो ये इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। जो मैंने आपको ऊपर बताया कि नॉमिनेटेड वाले थे जो थे दूसरे प्रिंसली स्टेट्स थे, और पार्टली इलेक्टेड थे जो मतलब ये वाले थे सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर्स प्रोविंसेस में से। सीधा इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुई हैं, सीधी इलेक्शंस नहीं हुई पहले, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन थी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट का मेथड यूज़ किया उन्होंने। उसमें क्या होता है कि कुछ जो जिनको अधिकार है वोट करने का, वो जाते हैं वोट करके आते हैं, और उनमें से वो सभी बंदों को वोट डालते हैं कि ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस है और थर्ड प्रेफरेंस है। जब पता चलता है कि थर्ड प्रेफरेंस वाले को इतनी वोट नहीं पड़ी, तो उसको वोट करने वाले जो भी थे बंदे, वो ऊपर वाले को उनकी वोट ट्रांसफ़र होती जाती है। तो मतलब अगर नीचे वाला बंदा हार गया उनका जो प्रेफरेंस में था, तो उसकी वोट्स ऊपर वाले बंदे को चले जाएंगी, इक्वल डिवीजन हो जाएगी उनकी वोटों की। अगर ये वाला भी हार गया तो ऊपर और चले जाएंगे, ऐसे था। और जो लास्ट में बचता था उसको वो इनडायरेक्ट इलेक्शन ऐसे करते थे। तो इलेक्शन हुई जुलाई अगस्त 1946 में। रिजल्ट क्या था? कांग्रेस जीत गई, 208 सीटें आई, मुस्लिम लीग की 73 सीटें आई, और इंडिपेंडेंट में 15 सीटें आई। आफ्टर बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम लीग रिमेनिंग सीट्स, तो इन्होंने अपना बॉयकॉट कर दिया। तो 299 सीट्स ही पार्टीशन के बाद बची हैं इंडिया में, बाकी सभी उस तरफ चले गए। तो अब आइए इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि 2 सितंबर 1946 में अभी देश को आज़ादी मिलनी है, इन्होंने इलेक्शन करवा दी। आप अभी उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बोला कि हमें तो कुछ टाइम, उनको टाइम दिया गया कुछ, क्या आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनवा लो, एक जो सिस्टम है उसमें आप इंक्लेमेटाइज हो जाओ, उसमें आप उसको समझ लो आपको क्या उसको कैसे करना है, क्या भी करना है। तो उसके बाद आपका जो है एक्चुअली ब्रिटिशर्स चले जाएंगे और आप उसमें कर लेना, कंट्रोल कर लेना आप अपना सिस्टम का। तो 2 सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड एंड इट लास्टेड अंटिल, तो वही 15 अगस्त तक रही, सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 3 महीने, ये 8-11 महीने के आसपास ये गवर्नमेंट थी, 10-11 महीने के पास पास। तो उसके बाद पार्टीशन हो गया इंडिया पाकिस्तान का। जब ये 15 अगस्त का आया अपना, तो 14 अगस्त पर पाकिस्तान बना इंडिपेंडेंट, और 15 में इंडिया आ गया। तो प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनी थी, तो कुछ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन थी बेसिक। जब ये अपना इंटरिम गवर्नमेंट बनी है तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी एक, उसमें कौन थे? वाइसरॉय थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। वाइसरॉय थे वो विस्काउंट वेवन, एंड लॉर्ड माउंटबेटन थे लास्ट वाले। तो जो वेवन थे वो थे फरवरी 1947 तक। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आए थे फरवरी में। कमांडर इन चीफ कौन थे? सर क्लॉड ऑचिनलैक। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जो कि फर्दर एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ के भी इंचार्ज थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू।
तो होम अफेयर्स अगर बात करें इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होम अफेयर्स में आते हैं। तो हमें तो पता ही है होम अफेयर्स के इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे था एग्रीकल्चर एंड फूड। एग्रीकल्चर में हम राजेंद्र जो राज प्रसाद जो खिलाएगा बंदा उसको फूड वाले बना देंगे, तो इसका ऐसे याद कर लो। कॉमर्स इब्राहिम इस्माइल चुंदरीकार। जो कॉमर्स करता है वो मेल बेचता है लोगों को कि आप अपना सामान ले लो, ऐसे हो गया। डिफेंस में बलदेव सिंह थे, जिसके पास बल होगा वही डिफेंस करेगा, तो ये ऐसे कर लो। फाइनेंस में लियाकत अली खान। तो जो फाइनेंस में होता है ना, उसमें लिक्विडिटी चाहिए होती है, मतलब पैसा चाहिए होता है, तो लिक्विडिटी वाला फाइनेंस में कर लो। हेल्थ है गजानफर अली खान। अभी गाज़ा में बमबारी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे हेल्थ का क्राइसिस चल रहा है, ऐसे याद कर लो। लेबर में है जगजीवन राम। लेबर वाले जो बंदे होते हैं उनको जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं, तो लेबर वाला आ गया। लॉ होगा जोगेंद्र नाथ मंडल। तो मंडल में बैठ के लोग डिसाइड करते हैं, कोर्ट में बैठ के लोग डिसाइड करते हैं आपका केस कौन जीतेगा। तो सी राजा गोपालाचार्य। अभी जो गोपाल हैं, गोपाल पढ़ते हैं, बच्चे हैं तो पढ़ते हैं बच्चे। रेलवे एंड कम्युनिकेशन पोस्ट एंड एयर का है अब्दुल राब निश्तार। इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज के हैं जॉन मथाई। सो इंडस्ट्री में है जॉन मार्शल या मथाई मैथल ही लग रहे हैं मेरे को, मथाई। अभी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, तो जो इंसान का जो ब्रेन माथा होता है उसमें दर्द होती है, तो ऐसे कर लो। रेलवेज एंड कम्युनिकेशन पोस्ट एंड एयर में कर लो आप अब्दुल राब निश्तावर। रेलवे एंड कम्युनिकेशन है, इसमें हम कैसे करें। अबडक्शन का याद कर लो। रेलवे में अबडक्शन कर लेते थे, तो कम्युनिकेशन किससे करते हैं हम, रब से कम्युनिकेशन करते हैं, और रेलवे में अबडक्शन हो जाती है। ऐसे कुछ कर लो आप, इसका ईजी बन जाएगा। तो आपको जो ट्रैक्स में करने वाली बात याद थी वो सभी करवा दिए। डेट्स का आप इसमें देख लो कि ये जो है 15 अगस्त में हमें आज़ादी मिली है, तो तभी इंटरिम गवर्नमेंट ख़त्म होगी, तो 2 सितंबर में शुरू होगी। तो आपको बोला है कि जब आज़ादी मिलेगी तो 11 महीने पहले आप उसको सोच लो कि हमें 11 नहीं 9 महीने, सॉरी 9 महीने आएगा, क्योंकि अगस्त सितंबर, तो ये है 9th मंथ और ये है 8th मंथ। एक साल बाद 11 महीने हो गए, फिर कुछ कर लो ऐसे। तो आप ये भी याद रखना कि जब भी इनको 11th मंथ पहले थी, तो उसके जुलाई अगस्त में तो इनको इलेक्शन हुई होगी, तो भी आप याद कर लेना। सो ऐसे ही दो चार डेट्स थी, वो आपको याद करवा दी। और जो ये वाली हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको वो पूछते हैं कि इनको लाइन वाइज लगाओ आप अगस्त ऑफर करना, फिर क्रिप्स मिशन करना, फिर वीवल प्लान आएगा, फिर कैबिनेट मिशन प्लान आएगा। कैबिनेट मिशन प्लान आखिर में गई है, हमें पता ही है। और वीवल प्लान काफ़ी अच्छा प्लान था, जिसमें आप वेव कर रहे हो, आप ना ही इनकी सुन रहे हो ना ही इनकी सुन रहे हो, ऐसे याद कर लेना। बाद में फिर इन्होंने दोनों की सुन ली। और क्रिप्स में इन्होंने, और अगस्त ऑफर में इन्होंने इंग्लिश वालों को फ़ायदा हुआ था इसमें। तो इंग्लिश वाले अपना अपना ऑफ़र दे रहे थे, हम ये आपको दे देंगे, ये दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, पर ये इन्होंने रिजेक्ट कर दिए। तो इनमें तो बिल्कुल नहीं सुनी। तो पहले अगस्त का ऑफर आएगा 1940s में, फिर क्रिप्स प्लान आएगा, ऐसे आप याद कर लो। और फिर 1928 में पहली रिपोर्ट आई थी सीधी, आप ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप कर लेना। 1934 में ये आइडिया प्रेजेंट किया गया, और 35 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिमांड करी थी। तो आपको काफ़ी बता दी चीज़ें, इसको याद कर लो आप। ये तो आपको नहीं भूलेगा, अगर जैसे बोला आप याद कर लो। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले वाला पार्ट है, जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, उसमें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं।
तो वो ऑब्जेक्टिव्स को पहले जब पता नहीं था कि हम उसको प्रेम्बल बोलेंगे, तो उसको हम अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बताते हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पहले अंदर उन्होंने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। ये डेटें याद कर लेना, इजी है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो आप देख लो कि ये इसके बीच में सितंबर जब हुई है शुरू, तो सितंबर और दिसंबर, फिर 12वें महीने में 12 पे हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है, और अगले साल ही 22 जनवरी को इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो आगे हम देखेंगे कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कमेटीज थी 8 मेजर थी, 13 माइनर थी। मेजर वाली याद करेंगे पहले। अर्बन पावर, यूनियन पावर, यूनियन स्टेट कमेटी। तो जो भी है यूनियन और स्टेट वाली, वो है जवाहरलाल नेहरू के पास। प्रोविंसेस को जोड़ने का काम सरदार पटेल ने किया था। तो उनमें हम राइट्स जो लोगों को देने हैं, जो प्रोविंसेस में अलग हैं, बाहर है, जैसे जिनकी इंडिपेंडेंट है, तो उनको राइट देने का काम भी सरदार पटेल ने किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी तो हमें पता ही है बी आर अम्बेडकर जी के पास थी, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, जो रूल्स हैं और स्टीयरिंग करने वाला वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने मेजर वाली कर ली, 2-3 बंदे हैं। राइट्स और प्रोविंसेस की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है सरदार पटेल के पास। यूनियन और स्टेट की कमेटी है जवाहरलाल नेहरू के पास, और जो भी रूल्स को बनाना है वो राजेंद्र प्रसाद के पास है, और ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर के पास है। ये याद करने का ईजी वे है। हमने 3 बंदों का नाम लिया और उनको बता दिया। अभी जो माइनर कमेटी है इनमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये भी नई चीज़ें हैं, तो उनको हम हिंट के साथ करेंगे। तो जो प्रेस है, प्रेस वाली कमेटी का हम देखें, ऊषा है। प्रेस कैसे करेंगे, ऊषा जी बहुत तेज़ रनिंग करती हैं, हमारे देश की जो रनर हैं, तो प्रेस उनके पास आसपास ही रहती है। तो ये अपना वैसे हो गया। तो लैंग्वेज सीखना एक स्किल है, तो स्किल एस के धार हो गया। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन करने वाला कौन थे, स्पेशल जो इंसान थे वो तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो वो गया। एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो पैसे वाली प्रोविजंस थी उनके बारे में एक स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, वो थी नलीना रंजन सरकार के पास। इसका हम हिंट बाद में सोचेंगे। तो ये 2 कमेटी हैं, ये इनके पास ही। एडहॉक वाली जो भी कमेटी होगी वो वरादा चेयर के पास, जो चेयर है उसके पास होगी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी किसके पास है, बिजनेस का सारा काम मुंशी जी देखते हैं। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फंक्शंस देखने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो जीवी मवलांकर, इसका हम हिंट देखेंगे अभी। ये वाला हिंट अभी पढ़ा है, ये वाला हिंट पढ़ा है। और कमेटी ऑन द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, ये 2 सेम बंदे के पास है, ये वाली फिर सेम बंदे के पास है। तो रूल्स और स्टीयरिंग कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, जो भी मतलब रूल्स हो गए, स्टीयर कैसे करना है, फाइनेंस और स्टाफ के बारे में बात करनी है। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, तो ये कुछ स्पेशल कमेटीज हैं जो कि राजेंद्र प्रसाद के पास हैं। क्रीडेंशियल्स कमेटी है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। जो स्वामी जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही पढ़े लिखे बंदे होते हैं, तो उनके क्रीडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। हाउस कमेटी और कमेटी ऑन चीफ, मतलब हाउस अपना घर है, और जो प्रोविंसेस हैं 2 सेम चीज़ें हैं। इनको इनको सामने के लिए, इनको इनकी टेक करने के लिए पट्टा सीता और राम जी काम कर रहते हैं वहाँ पे। तो जो प्रोविंसेस हैं और हाउसेस हैं, मतलब सभी देश में सीता जी और राम जी रहते हैं। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस कैसे होंगे, GVM है मुवलांकर। ये आप हिंट बना लीजिए खुद इसका, और कमेंट में लिख दीजिए इसका हिंट क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी मेरा इसमें कोई हिंट बन नहीं रहा है। फाइनेंशियल प्रोविजंस में सरकार चलाने के लिए हमें
फाइनेंस की ज़रूरत होती है, सो इसको हमने वैसे कर लेंगे। फाइनेंसिस के लिए सरकार की ज़रूरत होती है, और जो ये वाले फाइनेंस है ये स्टाफ के साथ है। सो स्टाफ वाला राजेंद्र प्रसाद हैं। एडहॉक वाले तो वैसे हमने नीचे पढ़े थे कि वो सिर्फ चेयर के पास है, बट यहाँ पे एडहॉक नेशनल फ्लैग की बात कर दी है साथ में, सो राजेंद्र प्रसाद से। तो ये हमने हिंट बना के देख लिया। सो ड्राफ्ट कमेटी हम देखेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेन हेड थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इनको मॉडर्न मानू और मॉडर्न मैन बोला जाता था। तो ये वाली जो कमेटी है ड्राफ्टिंग की 29 अगस्त 1947 में बनी। 29 अगस्त 1947 में बनी है। इसमें 7 जाने थे। इन सभी का नाम अभी थोड़ा हिंट बना के याद करेंगे। तो हम इसको देखते हैं। अभी पहले कुछ और देखें, कोई और डेट आई है अभी तक। ये थी 22 जनवरी 1947 में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को सब कर लिया गया। तो उसी साल में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी जो ड्राफ्टिंग कमेटी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बनी है जाके अगस्त में। हमें आज़ादी मिली है 14 अगस्त 1947 में। तो तब तक आप देख लीजिए कि 15 अगस्त में मिली है। तो उसके पहले जो हमें इतना टाइम दिया गया है वो इलेक्शन सीट एलोकेशन में हो गया। इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है जो उसको सभी को देख ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पास किए। तो एक्चुअली में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली बनी है वो बनी ही हमारी आज़ादी के बाद है। कॉन्स्टिट्यूशन तब बनना शुरू हुआ है। तो इसमें कौन कौन आएंगे? लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सदुल्ला और बी एल मित्तर, जिनको बाद में एन माधव राव ने रिप्लेस कर दिया, और डी पी कैथान, जिनको टी टी कृष्णामाचारी ने रिप्लेस किया, और के एम मुंशी। इनके हिंट बनाएंगे ए एन एम बी डी के। इसको एम को हम एस कर देंगे याद करने के लिए। आंसर बी डी एम, बाद में बताऊंगा आंसर, क्योंकि काउंसिल ड्राफ्टिंग कमेटी को उन्होंने पूछा, वो बोले अभी तो हम बने हैं, हम आंसर बाद में बताएंगे। सो अलादी, ए से अलादी, एन से एन गोपाल अयंगर, एस से सदुल्ला और बी एल मित्तर आएंगे बी से, और डीपी खैतान और एम सी के एम मुंशी। बाद में बताऊंगा आंसर, तो आप इसे हिंट बता लीजिए, क्योंकि एम सी क्यूज़ आएंगे तो एम सी क्यूज़ में आपने इजीली ऐसे ही बता देना है। आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ड्राफ्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब 21 फरवरी 1948 को फर्स्ट ड्राफ्ट बना है, पब्लिश किया गया है। तो जब भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई है, कितने अगस्त की, 29 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई 1947 में। तो ये बोलेंगे हम 1 साल बाद उन्होंने पहला ड्राफ्ट पेश किया है, मतलब अगले साल में 5-6 महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद अगला ड्राफ्ट आया 21 फरवरी 1948 में। तो 8 महीने लगे हैं तो उनको ये डिस्कस करने में। 4 नवंबर को BRM फाइनल ड्राफ्ट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एंड BRM was elected to the Constitutional Assembly from Bengal in July of 1947 before partition, but after partition he was elected from Bombay Presidency। तो पार्टीशन के बाद वो बॉम्बे से गए थे, पहले वो बंगाल से थे। पहली रीडिंग 5 दिन चली, 4 नवंबर को से लेके 9 नवंबर तक। सेकंड रीडिंग 10 महीने और 3 दिन चली, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 को। और थर्ड रीडिंग की थी वो 26 नवंबर को कंप्लीट की थी। आप इसके क्वेश्चन देख लीजिए, अगर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आप देख लीजिए आप कैसे इसको याद करेंगे।
पहली रीडिंग 5, अगली रीडिंग 10 और जो आखिरी वाली थी वो एक दिन में ही उन्होंने ख़त्म कर दी। तो आपको हिंट आ गया थोड़ा सा। पहली रीडिंग 5 दिन चली, अगली रीडिंग 10 महीने चली और जो लास्ट रीडिंग थी वो 26 नवंबर 1949 में उन्होंने कंप्लीट कर दी। अभी मेरी इंटेंशन तो आज थी कि मैं आपकी क्लासेस लाइव लूँ, पर मेरा जो यूट्यूब का चैनल है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि मैं आपको ये ऐसे ही आपको लाइव आपके साथ इंटरेक्शन करके आपको पढ़ा सकूँ। आगे हैं इंपॉर्टेंट सेशंस। टोटल सेशन कितने थे? 11 सेशन थे फ्रॉम सेक्शन 165 डेज। टोटल टाइम टेकन फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था 11 सेशन हुए, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। बजट था 64 लाख का। पहला सेशन था जो 9 to 23 दिसंबर हुआ और फिर 10th सेशन था जो 6 से 17 अक्टूबर तक हुआ और 11वां सेशन था जो नवंबर में हुआ, जो लास्ट सेशन था। ये वाला जैसे देख लो 14 से 26। तो बाद में उन्होंने B.R. अम्बेडकर ने प्रेजेंट किया बिफोर द पब्लिक ऑन 4 नवंबर 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर दिया और 26 नवंबर 1949 में हमने इसको अडॉप्ट कर दिया और इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरफ से भी सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर 1949 में। कुछ ही प्रोविजन थी जो इम्पोज की गई, सिटीजनशिप की, इलेक्शन की और प्रोविजन और पावर्मेंट्स की प्रोविजन थी। सो 26 जनवरी को था जो पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स कर देगा और कमेंस ऑन दिस डे, इस डेज को रिपब्लिक डे की तरफ से मनाया जाता है। सो द रीज़न फॉर चूजिंग दिस डेट इज़ बिकॉज द सेम डेट in 1930 पूर्ण स्वराज वॉज सेलिब्रेटेड फॉलोइंग द लाहौर सेशन। 1929 में पूर्ण स्वराज की बात इसी दिन की गई थी, तो इस दिन को चुना गया। सो ओरिजिनली आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स एंड अ प्रीएम्बल। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पर्पस क्या था? तो ये था लॉ मेकिंग बॉडी थी, तो लॉ बनाने का काम उन्होंने किया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह का लॉ है। तो ये हमारा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बना दिया। तो बाकी हम जो इनकी पोस्टें थी, पहले हमारा जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फंक्शन के बाद में जो कुछ हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हमारे जो स्पीकर थे वो जीवी मवलांकर थे। जो मैवरिक होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं जो फर्स्ट पर्सन हो, जो कुछ इशू नहीं करे। तो मवलांकर हमारे फर्स्ट लोग स्पीकर थे लोकसभा के, तो मवलांकर ऐसे कर लो। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे हमारे, जो सच के साथ चला है, वो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने सच बता दिया सभी को, तो सभी को लगा कि अच्छा है। तो फिर उन्होंने अपनी जो पदवी थी आगे प्रसाद के तौर से इलेक्शन में दे दी राजेंद्र प्रसाद जी को। तो फिर वाइस प्रेसिडेंट थे जो वी.टी. कृष्णामाचारी थे और H.C. मुखर्जी थे। तो लोगों को पता चल गया कि जो प्रसाद है बहुत टेस्टी है, उसका नाम हो गया। तो सभी अपने मुख में उसको खाने लगे। तो फंक्शन एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जो ये है हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट थी इंडिया की, अडॉप्ट किया उन्होंने नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947 को। हमारा नेशनल फ्लैग 22 जुलाई को हुआ है 1947 में। सो हमारी जो एक्चुअल ड्राफ्टिंग तो शुरू हुई है अगस्त में आज़ादी के बाद। तो इन्होंने पहले नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, फिर नेशनल एंथम था जो जन गण मन। नेशनल एंथम है जन गण मन। सॉन्ग है वंदे मातरम, सॉन्ग है वंदे मातरम। एंथम है जन गण मन। एंथम में हो आप देख लीजिए कि एक जैसे ऐसे होता है गन्ना मन्ना जन्ना गन्ना मन्ना, तो ऐसे मतलब एक लिरिक्स सा बन रहा है।
नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है हमारा, ये याद रखिए। बंकिम चटर्जी ने नेशनल सॉन्ग लिखा है और जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने जन गण मन लिखा है। तो इसका जो था अडॉप्ट करने का तरीका था 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था। तो इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई ऑफ 1947। तो इन्होंने मेंबरशिप कॉमनवेल्थ की भी ले ली थी मई ऑफ 1947 को। इलेक्टेड किया राजेंद्र प्रसाद एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 26 जनवरी 1950। कुछ और सिग्निफिकेंट फैक्ट्स जो हमें ज़्यादा याद रखने हैं वो ये थे कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बी एन रे, और चीफ ड्राफ्ट्समैन थे मुखर्जी। ये क्वेश्चन पूछता था, मैंने कुछ अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उसमें ये पूछा था उन्होंने। नंबर ऑफ मेंबर्स वो साइंड कॉन्स्टिट्यूशन 284 बंदे थे जिन्होंने साइन किया था, उसमें 15 फीमेल थी। और ये लास्ट डे था जो कॉन्स्टिट्यूशन, जब 24 जनवरी को जब उन्होंने साइन किया था। कॉन्स्टिट्यूशन का कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी में थे वसंत कृष्णा वैद्य। डेकोरेटर किसने किया? नंदलाल बोस ने। और बेहोर राम मनोहर सिन्हा ने। और सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे एच.वी. अयंगर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंबल इज एन एलिफेंट। ये याद कर लीजिए, एलिफेंट इसका सिंबल है। और लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश है। और इम्पोर्टेंट फीमेल मेंबर का फीमेल जो थी राजकुमारी अमृत कौर। तो अमृत पीने से आपकी हेल्थ ठीक होती है। तो पहले हेल्थ मिनिस्टर ये थे। सुचेता कृपलानी थे फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। आपकी कृपा होती है तो ही आप ऊपर जाते हो, ऊपर से ऊपर उत्तर प्रदेश। जो सरोजनी नायडू का वो पहली गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश को फोकस करके शायद इन्होंने बुक लिखी है, तो उसमें इन्होंने इनके बता दिए। तो पर फिर भी फीमेल थे इसलिए शायद इम्पोर्टेंट थी। तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर थी। ये वाले हमें हिंट याद हो जाएंगे, इनका अभी याद करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और हिंदी में थे वसंत कृष्णा वाद्य। डेकोरेट कौन करेगा? लाल रंग से डेकोरेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, और सबको वो लाल रंग बहुत अच्छा लगा, मनोहर लगा, अच्छा लगा। तो ये हो गया। सेक्रेटरी तो सीक्रेट थे, सीक्रेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो सीक्रेट थे हैवी सीक्रेट थे। तो सेक्रेटरी हो गया हैवी, एच.वी. से आ गए अयंगर। तो आप अभी देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर प्रेम से आप कोई चीज़ लिखोगे तो अच्छी लगेगी, और हिंदी में तो वैद्य जी लिखेंगे ना, फिर हिंदी है वेद जी आ गए, वेद भी हिंदी में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर वैदिक से कर लो हिंदी में, और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ये पहला टॉपिक था। ऐसे आप इसको अगर हिंट बना के आप कुछ याद करना चाहें तो यहाँ पे याद कर सकते हैं। इसमें आप इसको फिल कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसे आपको लगता है कि जो सही आंसर, नहीं तो आप पीछे से जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें से आप हिंट बना लीजिए। आगे अभी मैं ऐसी पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ, इसको आप याद कर लीजिए, आपके लिए ईजी होगा। हमने आज ये वाला पार्ट कर लिया है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया है। कल हम सीलियन फीचर्स से शुरू करेंगे। तो ऐसे ही कितने लेक्चर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेक्चर्स होंगे मोस्ट लाइकली। ज़्यादा भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो आपको मैं अगले 20 दिन में ये सब करवा दूँगा। आप रोज़ मेरी वीडियो को वेट कीजिए। कल से हम अपना आगे वाला टॉपिक सीरियल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, और फिर बहुत इजी टॉपिक है। बाकी सभी आपको ऐसे याद करवाऊँगा, ऐसे कंसेप्ट समझाऊँगा कि आपको किसी और जगह से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी चीज़ें याद करने वाली हैं वो साथ में हम याद कर रहे हैं। कल में कुछ जो टॉपिक हमें डिफ़िकल्ट लगेंगे, आज लगे हैं, कुछ नाम जो हैं अभी नहीं याद हुए होंगे, कुछ डेट्स हैं जो एंकर डेट्स हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो हम कल कर लेंगे। ओके।